तीन बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा तीन बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का? मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को। रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहाँ से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है। रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है। ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है
और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया, मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या? तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो, करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ, मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज़्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी
और अपनी तीनों ननद से माफ़ी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है। लालची ननद। कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां रंजू अपने पति संजय और बेटी सृष्टि और बेटे आकाश के साथ रहा करती थी। रंजू बेटी को बहुत प्यार करती थी। क्या माँ, सारा दिन घर के अंदर ही रहती हो? जरा बाहर निकल कर तो देखो, औरतें कितनी स्मार्ट है। अरे बेटा, मैं बाहर जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा? माँ, घर के काम के लिए नौकरानी रख लो ना। और हाँ, पापा से पैसे लेकर पार्लर में चलते हैं, वहाँ आपका मेकओवर करवाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन पैसे क्यों बर्बाद करना? कल को आकाश को आगे की पढ़ाई के लिए और तेरी शादी के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। माँ, क्यों इतना सोचती हो सबके बारे में? सब अपने लिए जीते हैं तो तुम क्यों पीछे रहो? अब पापा को ही देखो। क्या देखूं? देखिए, पापा भी तो कहते हैं ना कि तुम ठीक से रहा करो। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी माँ को शॉपिंग के लिए ले जाती है, लेकिन ज्यादा सामान खुद के लिए ही खरीद लेती है। फिर एक दिन, पापा, आपको एक बात बतानी थी आकाश के बारे में। वो कल ना गली के आवारा लड़कों के साथ खेल रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि पापा इतनी मेहनत करते, तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ बेटा, वो कुछ बन जाए, तुम्हारी शादी हो जाए तो समझूंगा जिंदगी सफल। पापा, आपकी तो जिंदगी सफल ही है, और भाई की भी। शहर के सबसे महंगे एरिया में आपका घर है, जो बाद में भाई का हो जाएगा। आपको क्या दिक्कत है पापा? अरे बेटा, घर की ईंट थोड़ी ना खाएंगे। कम से कम बेटा कुछ कमाने लायक तो बन जाए। एक रोज, माँ, पिताजी, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने लाई हूँ। ये मयंक है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पर पापा, ये ना अभी सेटल नहीं है। सृष्टि, अभी कैसे तुम्हारी शादी करवा दे? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, कुछ काम कर लो, करियर बनाओ कुछ। देखो, मैं ऐसे शादी नहीं करवा सकता। कोई भी शादी के लिए नहीं मानता, तो एक दिन सृष्टि मयंक के साथ भाग जाती है, जिसके दुख में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, संभाल अपने आप को, कुछ खा ले, सारा दिन रोती रहती है। बेटा, तेरे पापा के बिना कैसे रहूंगी? और फिर तू भी तो कोई काम नहीं करता, कैसे चलेगा हम लोगों का घर? अब तू चिंता न कर माँ, मैं कोई ना कोई काम जरूर करूँगा। फिर हम लोगों के पास इतना बड़ा घर है, इसका एक पार्ट हम लोग किराए पर चढ़ा देते हैं। माँ को बेटी की बात जम जाती है और फिर दोनों ठीक से रहने लगते हैं कि एक दिन, मत देख तो, सृष्टि आई है। सामने सृष्टि खड़ी होती है। उसकी हालत खराब होती है। सुंदर से दिखने वाली सृष्टि बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही होती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मेरे कारण पापा नहीं रहे। माँ पहले तो सृष्टि से बात नहीं करती, लेकिन बेटे के समझाने पर वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। तू कहाँ थी और वो मयंक कहाँ है? वो घर पर है, वो कोई काम नहीं करता तो नौकरी भी मैं ही करती हूँ। पापा के बारे में कल ही पता चला तो रहा नहीं गया माँ। कोई बात नहीं बेटा, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है।
सृष्टि अब आए दिन माँ के पास रहती और उसके कान भरती। क्या माँ, तो भाई की शादी करा देना किसी पैसे वाले घर में। उसको जो दहेज मिलेगा उससे एक और घर खरीद ले। ये घर बेचकर अपने पास पैसे रख। कल को बहू आ जाएगी तो पैसे पैसे के लिए तरस ना जाए तू। अरे नहीं नहीं, आकाश मेरा ख्याल रखता है, वो ऐसा नहीं करेगा। माँ, बीवी के आने के बाद ना सब बदल जाते हैं, बाकी तेरी मर्जी। पर कहते हैं ना, रोज रोज एक ही बात को कान में डाला जाए तो वो एक दिन सच हो ही जाती है। देख आकाश, तेरी शादी हो चुकी है, तू ना अब अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। माँ कैसी बात कर रही हो? मेरी कमाई इतनी है नहीं कि मैं कोई अच्छा मकान ले सकूं। अरे तो जाकर किसी झोपड़पट्टी में रह ले, लेकिन निकल यहाँ से। माँ के कहने पर आकाश अपनी बीवी के साथ अलग चला जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि माँ के पास आती है। माँ, ये है ठाकुर जी, वो इस घर की अच्छी कीमत देने को तैयार हो गए हैं, ये ले पैसे। बेटी घर बिकवा देती है। घर बिक जाने के बाद कल इस घर को खाली करना है, लेकिन सोच रही हूँ कि जाऊंगी कहाँ। कहाँ का क्या मतलब होता है माँ? मेरे साथ मेरे घर, वो घर भी तो तेरा ही है ना। और फिर सृष्टि माँ को लेकर अपने घर आ जाती है। रात को, मयंक, अब तो हम लोगों के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। माँ के पास बहुत सारा पैसा है, हम रोज अपने सारे शौक पूरे करेंगे। अगले रोज, माँ, वो किराए के मकान का किराया देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सोच रही हूँ अपना एक मकान ले लूँ। डाउन पेमेंट दे देती तो ईएमआई तो मैं देती रहूँगी जैसे किराया दे रही हूँ। हाँ हाँ, ले ले बेटा, अब जो है तुम लोगों का ही तो है। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए ना आकाश के पास जाने का सोच रही थी, बहुत याद आती है उसकी। क्या माँ, पागल हो गई हो? लाचार बना देंगे वो लोग तुमको, भिखारी की तरह रास्ते में छोड़ देंगे। नहीं माँ, तू नहीं जाएगी। सृष्टि माँ को भाई के पास जाने ही नहीं देती और किसी न किसी बहाने से उससे पैसे लेती रहती है। माँ, वो कार खरीदनी है, सिर्फ पैसे मिल जाते तो। अरे बेटा, अब तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़े पैसे हैं वो तो मेरे पास रहने चाहिए ना। अरे तो मैं हूं ना माँ, तेरे रहने खाने पीने सबका जिम्मा तो मैंने ले रखा है, अब उसी का बिल समझ कर ही दे दे पैसे। माँ क्या करती, सारे पैसे बेटी को देकर खाली हो जाती है। फिर एक रोज, अरे माँ, क्या हो गया? आज सोकर नहीं उठी, नाश्ता भी नहीं बनाया, और ये इतनी खांसी क्यों आ रही है तुझे? पता नहीं बेटा, कल तो खांसी से खून भी आया था, डॉक्टर को दिखा देना जरा। खून? माँ, मुंह से खून आना सही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मयंक से बात करती हूँ। शाम को सृष्टि पति से बात करती है। अरे ये तो खतरनाक बीमारी के लक्षण है सृष्टि, माँ के इलाज में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अब अरे लगने दो ना पैसे, वो पैसे लगाएगा इनका बेटा। मैं कल ही माँ को भाई के पास छोड़ाऊंगी। अगले दिन, माँ, तुझे आकाश की याद आ रही थी ना, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं जिंदगी कितनी है, कुछ दिन उसके साथ भी रह लूं। बेटी माँ को लेकर भाई के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर भाभी कहती है, वाह दीदी, जब तक माँ के पास पैसे थे अपने पास रखा, घर बिकवा दिया, सारा पैसा ले लिया। पता है मुझे कैसी हालत थी आपकी जब भागकर शादी की थी। अब माँ को हम लोगों के दरवाजे छोड़ रही है। अरे जाइए यहाँ से और इन्हें भी ले जाइए। तभी वहाँ आकाश आ जाता है। अरे माँ, कैसी हो माँ? सुगंधा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ,
आओ ना अंदर, आओ सृष्टि। देख भाई, माँ की तबीयत ना ठीक नहीं है, इनको अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना। और हाँ, माँ को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी नजर रहेगी तुझ पर। वाह जी वाह, अब नजर रखोगी। अरे इतनी चिंता है तो साथ ले जाओ ना। तभी आकाश बीवी को जोर से डांटता है। ये माँ है मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ और बहन से ऐसे बात करने की। माँ की आंखों से पानी आ जाता है। जिस लड़की ने अपने आगे अपने पिता की इज्जत को भी नहीं रखा और चालाकी से अपना मायका खत्म करने की कोशिश की, ऐसी लड़की के कारण मैंने अपना इतना अच्छा बेटा छोड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा। लव मैरिज वाली बहू। सुबह का वक्त था और सरला जी काफी उदास चेहरा लिए हुए पार्क में बैठी हुई थी। तभी उनकी सहेली सुमन वहां पर आती है। क्या हुआ सरला जी, आज मॉर्निंग वॉक करने का इरादा नहीं है क्या? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हैं? आई तो थी ये सोचकर कि पार्क में जाकर थोड़ी देर पहले टहल लूंगी, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा। अरे सब ठीक है, तो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अरे भाई, अब तो आपको खुश नजर आना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले तो बेटी की शादी हुई है, घर में नई बहू आई है, आपके चेहरे पर तो रौनक नजर आनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, आजकल की बहुओं के बारे में क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? कुछ किया क्या बहू रानी ने? अरे भाई, अभी तो शादी को 6 महीने हुए हैं। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती है मेरे बेटे ने लव मैरिज की है और मुझे ना इन लव मैरिज वाले बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ना जाने कब मेरे बेटे के कान भर दे। अरे लेकिन सरला जी, आपके बहू बेटा तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर आपको इस बात का डर क्यों है? पता नहीं क्यों बहन जी, अभी तो मुझे अपनी बेटी दीपाली की भी शादी करनी है। बस इसी बात को सोचकर परेशान रहती हूँ। ये लव मैरिज वाली बहू पता नहीं कितने दिन परिवार में एडजस्ट कर पाएगी। कल को अगर बेटे को लेकर दूसरी जगह चले गई तो क्या होगा? अरे हाँ, याद आया, दीपाली तो दिल्ली में नौकरी करती है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसकी। और आप किसी से कहना मत, अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाला कोई लड़का उसे बहुत पसंद है, बता रही थी मुझे। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपको लव मैरिज और इन सब में भरोसा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जहाँ बेटी खुश रहे वहीं मैं खुश हूँ। और वैसे भी बेटी को तो दूसरे घर जाना है, वो लोग जाने और उनकी बहू जाने, मुझे तो बस अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। क्या पता वो वैसी ना हो जैसी आप समझ रही हो। सरला जी अपनी जगह से उठते हुए कहती है। अब ये तो भगवान जाने, बस मेरी बेटी दीपाली की शादी उसकी पसंद से हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। चलिए, बहुत देर हो गई है, मैं भी अब घर जाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अगले दिन जब सरला जी अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी उनकी बहू वहां पर आती है। मम्मी जी, मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहां से सब कुछ पॉजिटिव आया है। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ा हाथ बटा सकूं। अरे बहू, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, क्या तुम्हें किसी बात की कोई कमी है? तभी सरला जी का बेटा वहां पर आता है। नहीं माँ, उसे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी है
और अगर नौकरी करना चाहती है तो हमें उसे नौकरी करने देना चाहिए। कुछ पैसे घर में आएंगे, हम सबकी मदद हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे ये घर तुम्हारी पत्नी की कमाई पर ही चलता है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। बस मेरी ही नौकरी करने की इच्छा थी, इसलिए आपकी परमिशन चाहते हैं। अब भाई मेरा बेटा तुम्हें लव मैरिज करके घर में लाया है, मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ? जो मर्जी आए करो। सरला जी का बेटा और बहू वहां से चले जाते हैं। अब उनकी बहू नौकरी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद सरला जी की बेटी दिल्ली से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के से बहुत प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके घर वालों को कहो, हम आपस में बात करके तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। अरे लेकिन माँ एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है बेटा? माँ वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पैसे वाले घर से हैं उसके माँ बाप। उन्हें मेरे और उसके रिश्ते से वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि शादी 5 स्टार होटल में हो। अरे ऐसे कैसे? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए 5 स्टार होटल में शादी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन माँ मैं क्या करूँ? मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, बस एक किसी जगह बात अटक गई है। साफ साफ कह दो बेटा, शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन ये 5 स्टार में शादी करने वाली शर्त मैं नहीं मान सकती। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी? अगर दीपाली को कोई लड़का पसंद है तो हम उनकी शादी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और अगर बात पैसों की है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस बहुत आसान लगता है सब। जिस तरह तुमने मेरे बेटे से इतनी आसानी से शादी कर ली, सारे काम उतने आसानी से नहीं होते। समझ में आया? हर काम करने में पैसे लगते हैं। लेकिन माँ मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ। सही बात है बेटा, लेकिन तुम उस लड़के से साफ साफ कह दो, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो अपने घर वालों को मनाए। अगर नहीं मना सकता तो तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग से कहीं सेट कर लो। कोई जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने की। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी तो आपके बेटी के साथ लव मैरिज करके आई हूँ, अगर मैंने भी ऐसा ही किया होता तो? अब तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी। देखो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे ठीक से बात करो। लेकिन माँ भाभी ठीक तो कह रही हैं। हाँ अगर बात शादी के खर्च की है तो मैं उस लड़के से कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उसे अपने घर वालों से अलग होने के लिए कहना ये सही होगा क्या? आप तो समझिए माँ। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने कुछ महीने पहले जॉब करना शुरू कर दिया था और अपनी पूरी सैलरी बचा कर रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीपाली की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी सारी तनख्वाह मुझे मेरी बेटी की शादी का खर्च करने के लिए दे दोगी? हाँ माँ, मैंने भाभी को पहले ही सब कुछ बता दिया था और वो इस बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि मेरी शादी धूमधाम से हो सके। तभी सरला जी का बेटा वहां पर आता है। देखा माँ, जैसा हम हर समय समझते हैं वैसा होता नहीं है। आपको लव मैरिज करने वाली बहू से नफरत थी ना, लेकिन अपनी ही बेटी की लव मैरिज पर आपको कोई एतराज नहीं था। ये तो गलत बात है ना? हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आज से मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी, और अपनी लव मैरिज वाली बहू से तो बिल्कुल नफरत नहीं करूंगी।
पति कमाए आधा, बीवी कमाए ज्यादा। कहानी है मीरा की, जो खूब पैसे कमाया करती थी। उसकी शादी राजू से होती है, जो कमाई में एवरेज था। शादी लव मैरिज थी। शादी के बाद मीरा अपने मायके जाती है, जहां उसकी सहेलियां और भाभी के साथ माँ सभी उसका इंतजार करते हैं। माँ माँ माँ, तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी लकी हूँ। अरे सास से लेकर देवर, ननद और ये सब मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। मैं तो रानी बनकर रहती हूँ, रानी। एक माँ के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है। वैसे बेटा तुम बहुत खुश रहो, हमारी तो यही दुआ है। तभी भाभी कहती है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ मीरा। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हो शादी के बाद। हाँ, और ये देखिए, ये हार मैंने खरीदा है इस बार की सैलरी से। और आपको पता है, अगले महीने तो मैं कार खरीद रही हूँ। फिर तो मैं कार से ही आया जाया करूंगी। बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया है तुझे। आज तेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देखकर बहुत अच्छा लगा बेटी। पर पैसे को ख्याल से खर्च किया करना। तेरी शुरू से आदत है खर्च ज्यादा करने की। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी सारी जिंदगी कौन मज़े करता है। एक बार बच्चा हो जाए तो जिम्मेदारी तले दबी रहेगी हमारी बेटी। वो बात भी सही है भाई। ठीक है बेटा, पति के पैसे जमा कर और अपने उड़ा। मज़े कर मेरी बच्ची, खुश रह। मीरा के लिए ससुराल तो सच्ची किसी गेंदा फूल की तरह ही था। हर कोई बड़े ही प्यार से रहता। मीरा मायके से ससुराल आ जाती है, जहाँ ननद कहती है, ना भाभी ना, आप क्यों रोटी बना रही हो? आप तो काम करिए अपने ऑफिस का। माँ बता रही थी कि बहुत काम होता है, मैं बनाती हूँ ना रोटी। हाय रे, जैसे फिल्मों में दिखाते थे, मेरी ननद तो बिल्कुल वैसी नहीं है। मैं तो धन्य हूँ, धन्य। हे माँ, न जाने कौन से मोती दान किए होंगे। ये सारे लोग कितने अच्छे हैं। मीरा ननद को रोटी बनाने दे देती है और खुद कमरे में बैठी होती है कि सास हाथ में दूध का ग्लास लेकर आ जाती है। बहू, ये दूध पी ले, थक जाती होगी ना काम कर कर के, क्यों? बहू को लगता है साक्षात माँ दुर्गा हाथ में दूध का ग्लास लेकर आ गई है। तो सास को बहू धन की देवी लक्ष्मी से कम नहीं लगती। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों मेरे सर पर पाप चढ़ा रही हैं? अरे मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं आपका ख्याल रखूं, तो आप मेरे लिए दूध ला रही है। ये ठीक नहीं लगता माँ जी। लेकिन सास, अरे जिसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही होती है, वो बहू से कहती है, देख बहू, वो जमाने गए और ना ही मैं वो पिछड़े जमाने की सास हूँ जो बहू और बेटे में फर्क करूं। मेरे लिए तो बहू नहीं, बेटी है, बेटी। बहू को तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अरे सास तो बहू के गले में चाकू लेकर बैठा करती है, लेकिन ये तो बहू के साथ ऐसे है जैसे कि बहू का कोई कर्जा लेकर बैठी हो। दिन ऐसे ही मीरा के लिए मजे के बीत रहे थे। सास क्या, देवर क्या, ननद, ससुर, हर कोई उसे ऐसे फील कराता जैसे वही है जो है नहीं। फिर आता है वो दिन। मेरा यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है और मैं आपको अकेला छोड़ दूँ, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती।
पति समझ जाता है कि भाई निशाना सही लगा है। मीरा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ देर अकेला छोड़ दो ना, ठीक हो जाऊंगा, प्लीज जाओ। लेकिन मीरा की भी जिद थी कि वो पति के साथ ही रहेगी। अरे जाओ ना यार, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो, बार बार साथ रहने की जिद करके। मीरा को भी गुस्सा आ जाता है। वैसे भी पूरा परिवार शादी के बाद से ही उसे इतना पैम्पर कर रहा था कि उसे तो अब तेज आवाज में बात सुनने की आदत ही नहीं रही थी। ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी, जा रही हूं, रहो अकेले। ये क्या, पति की तो सारी गेम ही खराब हो रही थी। अरे रुको रुको, मतलब इतना फोर्स कर रही हो तो बता देता हूँ। वो क्या है ना, मेरी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, सोच रहा हूँ बिजनेस कर लूँ। दूसरे लोगों की तरह ससुराल से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ। मीरा जो पूरी इमोशनल होती है, अरे ससुराल से क्यों लेना, मैं हूं ना, करो ना बिजनेस जो भी करना चाहते हो। तभी ननद रोते हुए भाई के पास आती है। अरे बहन, क्या हुआ। भाई, मुझे ना आरव से प्यार है, लेकिन उसे तो हाई फाई लड़कियां पसंद है। भाई, मुझे पैसे चाहिए। मीरा के लिए ये सब कुछ नया था। अरे जिस लड़की के पिता ने या माता ने उसे कभी ये नहीं जाहिर होने दिया कि पैसे की क्या कीमत होती है, उसे पैसे के लिए रोते लोगों को देखकर अजीब ही लगता है। क्या है यार, पैसे के लिए क्या रोना, वो तो इतने हैं मेरे पास, ले लो। सच्ची भाभी? सच? तुम मुझे पैसा दोगी मेरे बिजनेस के लिए? अरे हाँ हाँ, जरूर दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। तुम सब मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। तभी ननद भी बोल पड़ती है। और भाभी, मुझे भी पैसे देंगी आप? हाँ, तुम तो मेरे हाथ से बेलन छीन लेती थी रोटी बनाने के लिए, आज के ज़माने में कौन करता है। मैं ज़रूर दूंगी तुम्हें पैसे। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे बहू, सोच रही हूँ कि ऊपर का पोर्शन बनवा लूँ, पर पैसे नहीं है। कम से कम 2 पोर्शन का मकान होगा तो किराया आएगा, लेकिन क्या करूँ, पैसे नहीं है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं, मेरे पास सोने के गहने हैं ना, उसे लोन में रखकर मकान बनवा लेते हैं। आप लोग मेरे लिए कितना सोचते हैं, आप तो मेरे लिए कमरे में चाय लेकर आती हैं। भाई कौन सास करती है आज के ज़माने में। सभी पर मीरा अपने पैसे लुटा देती है और पूरी तरह से खाली हो जाती है। मेरा मज़ा आ गया। अब तक दोस्तों से काम मांगता था, आज वो मुझसे काम मांग रहे हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरी तो नौकरी ही छूट गई, मेरी कंपनी बंद हो गई है, अब मैं क्या करूं। हैं? क्या अगले महीने से पैसे नहीं आएंगे? क्यों भाभी, अगले महीने तो मुझे गोवा के लिए पैसे चाहिए थे। अरे यार, घर कैसे चलेगा। खैर, कर भी क्या सकती थी मीरा, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती घर पर ही रहती है। मीरा, तूने तो पैसे देने ही बंद कर दिए हैं और मैंने मकान बनवाने का काम शुरू भी कर दिया। अब देख, आज ना एक लेबर नहीं आई है, तो क्यों ना तू उसकी जगह काम कर ले, पैसे भी बच जाएंगे। हाँ माँ, वो कर देगी, पहले बोलो मेरे लिए चाय नाश्ता बना दे। अरे मीरा, क्या हुआ, नई नौकरी लगी कि नहीं? ऐसा तो नहीं चलेगा। मीरा को सबके बदले रवैये पर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ के घर जाकर सारी बात रो रो कर बताती है। बेटा, वही तेरे पापा और मैंने भी कहा था, पैसों की कद्र करो, क्योंकि कल को कोई रिश्ता भले खोटा निकल जाए, लेकिन पैसा तो चलेगा ही चलेगा। तभी मीरा के फ़ोन पर नई नौकरी की कॉल भी आ जाती है और उसे उससे भी ज़्यादा पैसों की नौकरी मिल जाती है।
लेकिन इस बार मीरा को नौकरी के साथ अक्ल भी मिल जाती है कि अपने पैसों का हिसाब रखना जरूरी है। लाइन मारने वाली बहू। रश्मि अपने कॉलेज की बहुत फेमस लड़की है। कॉलेज का ऐसा कोई भी आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पहचानता है। रश्मि हर लड़की को लाइन मारती रहती है। उसकी नजर लड़के पर ही रहती है। लड़के उससे डरते हैं और उसे देखते ही भाग जाते हैं। इस सब के कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही होती है। एक रोज कमल दुखी होकर रश्मि से कहती है, अब तो ये सब छोड़ दे मेरी माँ। अब क्या जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी? मेरे कलेजे पर सांप लौटते हैं जब कोई कहता है कि तेरी बेटी लाइनबाज है। मम्मा, अब क्या मैं अपनी जिंदगी भी नहीं जीऊं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लड़के मेरी तरफ आकर खुद रुक जाते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे भाग्य फूटे हैं मेरे। लगता है तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊंगी मैं। इधर कमला रश्मि को लेकर परेशान रहती है। उधर पूनम गट्टू के मोटापे के कारण परेशान रहती है। उसके मोटापे के कारण सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है। मेरा गट्टू कब दूल्हा बनेगा? उसके सर सहरा कब बंधेगा? राम जी, मुझे इसी दिन का इंतजार कब से है। एक प्यारी सी बहू दे दे जिसके आने से मेरे घर में रोशनी छा जाए। कमला रश्मि के लिए लड़के देख देख कर थक जाती है। जो कोई रश्मि को देखने आता है उसे रिजेक्ट करके चला जाता है, या फिर कुछ दिनों तक डेट करके इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। एक रोज कमला को रवि के बारे में पता चलता है। तब वो राकेश से कहती है, गट्टू को अपनी रश्मि के लिए फाइनल कर देते हैं। मोटा है तो क्या हुआ, शादी तो हो जाएगी। वैसे भी रश्मि से कोई शादी नहीं करेगा। आप ना आज ही गट्टू के घर वालों से बात कीजिए। राकेश और कमला गट्टू के यहाँ उसका रिश्ता लेकर जाते हैं और पूनम रश्मि की फोटो देखकर खुश हो जाती है और उसके बारे में बिना कुछ पता लगाए ही शादी के लिए हाँ कर देती है। गट्टू और रश्मि की शादी तय हो जाती है। जल्द ही शादी का दिन आ जाता है। गट्टू और रश्मि फेरे पर बैठे होते हैं और रश्मि अपनी हरकतों से मजबूर कैमरामैन को आंख मारने लगती है। कैमरामैन शर्म से लाल पीला हो जाता है। अगर किसी से कहूँगा तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। कहीं मेरी धुलाई ना हो जाए। किसी भी तरह यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। कैमरामैन के बाद रश्मि पंडित जी को लाइन मारने लगती है। उसकी ओर इशारे भी करती है। पंडित जी घबराकर जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है और गट्टू ये सब देख लेता है लेकिन नजरअंदाज कर देता है। फेरे पूरे होते हैं और रश्मि गट्टू के घर चली जाती है। सभी रश्मि को देख फूले नहीं समाते। अरे बहुत चांद का टुकड़ा लग रही है। अंधेरे में भी उजाला कर दे। बहू भी तो मेरी है। गट्टू की शादी से सभी खुश होते हैं। रश्मि भी सभी के साथ काफी अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन बाद रश्मि अपने घर आए दूध वाले से बातें करने लगती है और धीरे धीरे उसे लाइन मारने लगती है। बहू जी, आप ये क्या कर रही है? मेरा रोजगार बंद हो जाएगा ऐसे तो। ज्यादा सीधे मत बनो। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? कहाँ गट्टू ये मोटा भैंसा जैसा, और कहाँ मैं कितनी सुंदर हूँ मैं। अरे बहू जी, जाने दीजिए ना हमको। दूध वाला रश्मि से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और अगले दिन से आना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद रश्मि अपने घर के नौकर नट्टू के पीछे पड़ जाती है और उसे लाइन मारने लगती है। नट्टू रश्मि से डर डर कर रहने लगता है।
रश्मि एक दिन उसे भी दूध वाले की तरह पकड़ लेती है। मेरी सुंदरता के लोग कायल हैं और तुम मुझसे भाग रहे हो। मेरी तारीफ करो ना। अरे बहू जी, ये सब हम ना ही कर सकत। ये सब सुनने से पहले हमरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? अरे गट्टू बाबा को हमने अपने बेटे की तरह माना है। नौकर वहां से चला जाता है और वापस नहीं आता। पूनम को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब लोग एक एक करके उसके यहाँ काम क्यों छोड़ रहे हैं। एक दिन पूनम की नज़र रश्मि पर पड़ती है, जो घर की छत पर खड़े पड़ोस के लड़के को लाइन मार रही होती है। और ये देखकर पूनम की आंखें फटी रह जाती है और वो अपना माथा पकड़ लेती है। कहीं इसी सब के कारण इतने पुराने नट्टू भाई घर छोड़कर तो नहीं चले गए। मुझे दूध वाले से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या हुई। पूनम अब पूरे वक्त रश्मि की हरकतों पर नजर गड़ाए रखती है और उसे पता चल जाता है कि रश्मि के कारण ही सभी ने काम छोड़ा है। अब मेरे गट्टू का क्या होगा? वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। ये डायन मेरे घर को निगल जाएगी। पूनम नौकर नट्टू के घर जाती है। नट्टू भाई, आपको अपने घर वापस आना होगा। मेरी मदद करनी होगी रश्मि को सुधारने में। मालकिन, हमको लगा कि आप भी हमका ही गलत समझेंगी, इसीलिए हम चुपचाप चले आए। नट्टू वापस काम पर आ जाता है और रश्मि मौका पाते ही नट्टू पर लाइन मारना चालू कर देती है। अच्छा, तो वापस आना ही पड़ा ना? आप कहाँ जाएंगे बचकर आप? मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ मैं? अरे बहू रानी, तुमने तो हमरे सब्र का बांध ही तोड़ दिया है। नट्टू रश्मि को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और कमरा बंद कर लेता है। रश्मि की हालत डर से खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? कमरा क्यों बंद किया आपने? आप मेरे चाचा समान हैं। अच्छा, आज हम चाचा समान हो गए। उस दिन कहा थे हम? हाँ, अरे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। आज के बाद मैं किसी भी लड़के को लाइन नहीं मारूंगी। इतने में ही पूनम वहां आ जाती है। बहू, तुमने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर कभी नहीं लाती। तुम्हें सुधारने के लिए ही मुझे और नट्टू भाई को ऐसा करना पड़ा। रश्मि रो रो कर पूनम के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे समझ में आ गया है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी और नट्टू काका। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अक्ल आ गई वही काफी है। मेरे बेटे का घर बच गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने पराए घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है।
चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं। चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफ़ी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी ज़रूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था। तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं न पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे। और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी। थोड़ी देर में राज वहाँ आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया, आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया, आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया, एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई, अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई।
पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहे तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले है, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ? सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेल के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती। पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ,
फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप, और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बढ़िया आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो, हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जेठानी जी,
अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जिठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है, मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। लंबे बाल वाली सास। सास बहू की उम्र में माँ बेटी जितना फासला होता है, लेकिन फिर भी ना बहू को सास में माँ और ना ही सास को बहू में बेटी दिखती है। कैसे? ओहो, ये बाल भी ना संभाले नहीं संभलते, इतने लंबे और काले। देखने वाले तो कहते हैं कि बहू सास और सास बहू लगती है। कौन है ये लोग माँ जी? मुझे तो नहीं दिखते जिस सास को बहू समझ रहे हैं। अरे चल छोड़ ना, जा चाय लेकर आ जा और किचन में मेहंदी भिगा देना। और हाँ, दोपहर को पार्लर वाली आ रही है मेरे हेयर स्पा के लिए, तो जरा गर्म पानी तैयार करके भाप की तैयारी भी कर देना। बहू खुद के बाल देखती है जो सूखे, बेजान और बेतरीके से बंधे होते हैं। बहू किचन की तरफ जाती है। यहाँ खुद के बालों को संभालने का टाइम नहीं है, ना ही पैसा, लेकिन सास के बालों पर इन्वेस्टमेंट देखकर हैरानी ही होती है मुझे तो। दोपहर को पार्लर वाली सास के बालों को देखकर बोल पड़ती है, ओहो, ये कैसे बाल कर लिए आपने?
2 हफ्ते से मुझे बुलाया नहीं ना, तभी। अरे वो बहू के कारण। मेरे कारण? मैंने कब मना किया था आपको किसी चीज के लिए? अब तू ही मायके चली गई थी ना। अब मैं घर का खाना बनाऊं या फिर बालों की केयर करूं? तू जाकर पानी लेकर आ। इस बार मैं जो मसाज करूंगी ना, थोड़ा महंगा है, लेकिन अरे महंगे की चिंता ना कर, बस ये जो डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल है वो शबाना आजमी जैसे ना हो जाए, इसका ख्याल रख। अब क्या था, सास के बाल पर जो बजट था वो घर के किचन के बजट जितना ही था, लेकिन बहू बेचारी करती क्या, बहू जो ठहरी। एक बार सास बहू मॉल में घूमने जाते हैं। माँ जी, एक ड्रेस लेना है, चलिए ना जरा डिजाइनर शॉप तक। हाँ चलो, वैसे भी बाल गीले हैं, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो हवा से सूख जाएंगे। सास बहू दोनों मॉल में घूम रही होती है। सासू माँ, वो रहा मेरा स्टोर। अरे रुक, क्या है ये? जावेद हबीब। अरे चल तो जरा देखे तो। हाँ चल देना माँ जी, बस एक ड्रेस ले लूं। अरे ले लेना ड्रेस बाद में, किसने मना किया है लेने से। सास जावेद हबीब के पार्लर में जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उन्हें पकड़ लेती है। अरे कुछ बालों को सुंदर रखने के लिए क्रीम पाउडर दिखाओ ना, वो क्या है ना, थोड़े बेजान लग रहे हैं। क्यों नहीं, वैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इससे आपके बालों की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे लगाने के बाद ना आपको हेयर स्पा करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे शैम्पू की। बस ये लगाइए और पूरे मोहल्ले में बाल चमकाइए, लहराइए और इतराइए। अरे वाह, कितने का है? इतना सस्ता कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम हंसी लेते हैं, क्यों? ये जरूर आपकी बहू होगी, है ना? कैसे पता? अरे भला कौन सी बहू चाहेगी कि सास के बाल सुंदर दिखे? मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगी। एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। अरे ओए, पैक कर दे इसे, और सुन, 2 पैकेट पैक करना, और आज के बाद किसी सास बहू के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश ना करना। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर साथ खड़ी दोस्तों को देखती है और सामान पैक कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद, देखा मैंने कैसे खेल खेला? बहू मानती तो मुसीबत, और ना मानती तो भी मुसीबत। वहीं सामान लेकर सास भी खुश बाहर निकलकर बहू से कहती है, अरे वाह बहू, अब देखना मेरे बाल ना और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अब तो लोग मुझे देखकर जलने लगेंगे। वैसे जलन से याद आया, तुझे भी तो ड्रेस लेनी थी ना, चल ले लेते हैं। रहने दीजिए, पैसे किसके पास है जो ड्रेस ले लूं? आप तो अपने बाल लहरा लहरा कर इतराइए। मैं कोई पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। चलो वो भी ठीक है बहू। देख, हमेशा ना फालतू खर्चे से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी तेरी नई ड्रेस के लिए, फिर भी तुझे मना नहीं कर पा रही थी। बहू के तो मन में आता है कि सास की इस बात के बाद वो उन्हें इतना अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन चुप हो जाती है। सास का बालों को लहराना और इतराना यूं ही चल रहा था। एक दिन, माँ जी, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है, लगता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पति भी आ जाता है। माँ, शिखा को कहीं देखा क्या? आज बहुत दिनों बाद घर की रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि बिना चेंज किए ही खाना खाने बैठ जाऊं। अरे बेटा, खाना आज मैंने बनाया है तो घर तो महकेगा ही। तेरी बीबी बीमार बैठी है। पति हैरान होकर
पत्नी के कमरे में जाता है, जहां वो आराम से तानपुरा का शो देख रही थी। अरे माँ ने तो बताया कि तुम ठीक नहीं हो, पेट में दर्द है। अरे नहीं, वो ना मेरा फेवरेट म्यूजिक शो आने वाला था। अब माँ की तो आदत पता है ना, ये बना दो, वो बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस मैंने बहाना बना लिया। पति बीवी की बात पर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दरअसल शिखा को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उसके पसंदीदा संगीतकार उसके शहर में थे और संगीत की क्लास लेने वाले थे। अरे देखो देखो, ये धनवानी महाराज हमारे शहर में है, और तो और ये यहाँ सबको संगीत सिखाने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी क्लास ज्वाइन करूंगी, कल जाकर पता करती हूँ। सास और पति भी शिखा की बात पर खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले रोज जब शिखा वहां से वापस आती है तो उसका मुंह उतरा होता है। अरे क्या हो गया? तेरी शक्ल देखकर क्या उन लोगों ने तुझे लेने से मना कर दिया? पहली बार बहू सास के ताने का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है, जहां पति कहता है, अरे क्या हो गया मेरी अनारकली, क्यों मुंह लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सास कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे मुझे तो बताओ क्या हो गया? शिखा रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि वो लोग 1 लाख रुपए में कोर्स करा रहे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पति भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इतने पैसे का तो वो भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। देखिए ना कैसे अपनी कला को बेच रहे हैं, लेकिन गलत भी क्या है, नामी गिरामी है। अरे कोई बात नहीं शिखा, मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार लेने की। जब कोर्स करके तुम खुद की क्लास खोलना, उससे जो पैसे आएंगे उससे फीस भर देना। पति कई लोगों से बात करता है, लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। शाम को मुंह लटकाकर पति घर आता है। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना क्या करूंगी म्यूजिक सीखकर। वैसे भी कल आखिरी दिन है पैसे जमा करने के लिए, अब इतनी जल्दी कहाँ से आने वाला है पैसा। लेकिन अगले दिन, बहू ये ले पैसे, जाकर अपना नाम लिखवा दे संगीत की क्लास के लिए। बहू इतना सारा पैसा देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी अभी, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सास मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और बहू को अपने सर के बाल दिखाती है, जो अब छोटे छोटे होते हैं। मैंने ना अपने बाल उस विदेशी कंपनी को बेच दिए, जो बाल के बदले में पैसे देती है। अब मेरे बाल थे ही इतने सुंदर के 1 लाख मिल गए, वरना तेरे बालों का तो कोई 500 भी ना दे। बहू को सास की बात से रोना आ जाता है। वो सास के गले लग जाती है। लेकिन कोई मुझे करोड़ों भी देना, तो भी मैं इतनी अच्छी सास ना दूं। KGF वाली बहू। निर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी, क्योंकि बहू रानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था, और वो ये था कि KGF मूवी देखने के बाद KGF मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता। बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते?
अरे बार बार केजीएफ के हीरो की तरह भेस बदल कर घूमती रहती है कॉलोनी में। सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो, बहू की तरह रहा करो, लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ की एक्टर बन गई? मम्मी जी आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये। जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना। तुम इस तरह घूमती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए। वो अपुन के नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी। अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो? कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज़ किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊँ यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है ऑफिस नहीं, युद्ध पर जाता हूँ। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? ला, मैं तेरा सर दबा देती हूँ, दुखी मत हो। काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूँ मैं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। सही कह रही है मम्मी जी। तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से योद्धा समझते हो, लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। अरे ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा। केजीएफ फिल्म का डायलॉग भला किसने सुना नहीं होगा? हे भगवान, कोई मेरी बीवी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। कुछ दिनों के बाद। नव्या, सुमित तो ऑफिस चला गया। एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रखकर आ जाती है। अरे तुम फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। प्लीज़ 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 मम्मी जी। अच्छा ठीक है, चलो। मार्केट में निर्मला जी को उनकी एक सहेली मिलती है। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो? लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है। मेरी बहन, क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा होगा। बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये मेरी बहू है नव्या। है? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल केजीएफ के एक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है बहू, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आंटी जी, जो शहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना,
वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ। अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला था ना अपनी फिल्म में। ये हुई ना बात, सही पहचाना आपने। केजीएफ फिल्म के हीरो का ही डायलॉग है ये। निर्मला जी और नव्या को मार्केट में शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है और शाम को घर लौटते वक्त एक सुनसान सड़क पर अचानक से एक चोर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चुपचाप अपना सारा रुपया माल पैसा मुझे दे दो। क्यों दे दे पैसे? तुमने दिए क्या सामान खरीदने के लिए? ओए चुप कर। और इस तरह बहुरुपया बनकर क्यों घूम रहा है? अरे घूम रहा नहीं, घूम रही है, बहू है ये मेरी। लेकिन देखने में तो तुम्हारा बेटा जैसा लगता है। वैसे कुछ भी कहो, बेटा है बड़ा हैंडसम। अरे चुप कर, कहा ना बेटा नहीं बहू है मेरी, बहू है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कहता हूँ, तुम्हारी बहू बहुत हैंडसम है। ओए मिस्टर चोर, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी बात है? एक मिनट रुको। ये देखो मेरे हाथ में गन है ना, गन। तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। नव्या लपक कर वो गन चोर से छीन लेती है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और उनकी औकात उनको चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। क्या बोले रे? ये लाइन तो मैंने कहीं सुना है। अरे सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, क्योंकि केजीएफ फिल्म तो सबने देखी है ना। मेरी बहू तो दिन में 4-4 बार देखती है, उसी का डायलॉग है ये। अरे वाह आंटी जी, बहुत कमाल की है आपकी बहू। चलता फिरता केजीएफ का एक्टर ही लगती है। एक काम करो, अब तुम यहाँ से चलते फिरते बनो, वरना तुम्हारी ये जो नकली गन है ना, इसी से नकली गोली चलाकर तुम्हारा नकली भेजा उड़ा दूंगी। चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुमित नव्या से कहता है, नव्या, मेरे कुछ दोस्तों ने शहर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन है ना, वहाँ पर गेट टुगेदर का प्लान बनाया है। तुम भी सही वक्त पर रेडी हो जाना, हम भी चलेंगे। रेडी होने में तो मैं माहिर हूँ, और आप तो जानती ही है ना मैं कैसे रेडी होती हूँ। नव्या प्लीज, इस बार मेरे बीवी की तरह बनकर तैयार हो जाना। केजीएफ का एक्टर फिर कभी बन लेना। नहीं सुमित, मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ। मैं अपना असली हुनर तो दिखाऊंगी ना उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं बल्कि एक बहुत फेमस फिल्म का स्टार है, स्टार। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मेरी कहाँ चलने वाली है। और फिर सुमित अपनी बीवी को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। यह है मेरी पत्नी नव्या। अरे मुझे तो लगा ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है। हाँ, मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि सुमित का नया दोस्त तो बड़ा हैंडसम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं इनका दोस्त नहीं बल्कि इनकी बीवी हूँ। अगर आप बीवी हैं तो बीवी की तरह क्यों नहीं रहती? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सुमित अपनी किसी कॉलेज की फ्रेंड को लेकर घूम रहा है। अब क्या बताऊँ यार, तुम लोग ही समझाने की कोशिश करो, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। अरे भाभी जी, ये तो बहुत बुरी बात है, रियली वेरी बैड। हमारे दोस्त को तो बीवी के साथ रहने की फीलिंग ही नहीं आती होगी। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। अरे भाभी जी, क्या कमाल का डायलॉग मारा है, मजा आ गया। आप तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ, लेकिन बस एक ही इंसान की एक्टिंग करती है मेरी बीवी, केजीएफ के हीरो की, और उसी की तरह रूप बदल बदल कर घूमती रहती है। यार सुमित, तेरे तो मज़े हैं, चलता फिरता सिनेमा हॉल तेरे संग चलता है।
बेटा मेरे कितने मजे हैं और कितने नहीं ये तो मुझे ही मालूम है। ऐसा क्यों कह रहा है यार? सारा दिन डायलॉग सुनने को मिलते हैं और बीवी एक हैंडसम दोस्त की तरह नजर आती है, और क्या चाहिए? क्या बताऊं भाई, कई बार रात को सोते वक्त जेब में नकली गन रखकर सोती है और फिर झटके से मेरे सर पर गन तान के केजीएफ के डायलॉग मारती है। उस वक्त मेरी क्या हालत होती होगी ये तो मैं ही समझ सकता हूँ ना। सुमित की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। Thanks for watching. Please subscribe.